नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न डॉटनेट के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद हम जानते भी नहीं होंगे, पर आज के बहुत सारे एप्लीकेशंस की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, डॉटनेट फ्रेमवर्क, डॉटनेट कोर और अब ये डॉटनेट 8? अगर ये नाम सुनकर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो कोई बात नहीं। आखिर ये सब है क्या? इनमें फ़र्क क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक नहीं बल्कि दो डॉटनेट से। जी हाँ, एक ऐसा वक्त था जब डॉटनेट की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी और इसी बिखराव ने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। तो देखिए, हमारे पास दो मेन प्लेटफॉर्म्स थे। एक तरफ था डॉटनेट फ्रेमवर्क जो बहुत पावरफुल था, सालों से चला आ रहा था, पर इसकी एक ही दिक्कत थी, वो सिर्फ विंडोज पर चलता था। और दूसरी तरफ था डॉटनेट कोर। ये एकदम नया, मॉडर्न और जबरदस्त था क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म था, मतलब विंडोज, लिनक्स, मैकओएस सब पर चलता था। और ये तो बिल्कुल साफ था कि फ्यूचर तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का ही है। लेकिन सोचिए, जब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हों तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। डेवलपर्स अपना कोड और लाइब्रेरीज इन दोनों के बीच शेयर कैसे करें? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी मुश्किल का हल बनकर आया डॉटनेट स्टैंडर्ड। आप इसे एक तरह का यूनिवर्सल अडैप्टर समझ सकते हैं, या कह लीजिए कि ये एक शांति समझौता था। ये कुछ नहीं, बस एपीआईज का एक सेट था जिसने इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बना दिया। इसके वजह से कोड शेयर करना मुमकिन हो पाया। उस बिखरे हुए दौर में ये एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, द ग्रेट यूनिफिकेशन। वो समय जब एक डॉटनेट ने आकर सब कुछ एक कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2019 में आया डॉटनेट कोर 3.1। ये कोर नाम वाला आखिरी बड़ा वर्जन था। फिर 2020 में एक जबरदस्त मोड़ आया, डॉटनेट 5, और इसके साथ ही कोर शब्द को हटा दिया गया। ये एक साफ इशारा था कि अब से सिर्फ एक यूनिफाइड डॉटनेट होगा। बस उसके बाद डॉटनेट 6 और अब डॉटनेट 8 जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ आते हैं, उन्होंने इस एकीकरण को और भी पक्का कर दिया है। तो नतीजा क्या निकला? आज हमारे पास एक सिंगल, हाई परफॉर्मेंस, ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉटनेट है जो हर तरह के मॉडर्न एप्लीकेशन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जब हम पुराने और नए डॉटनेट की सीधी तुलना करते हैं ना, तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, डॉटनेट कोर अपने समय में बहुत अच्छा था, कोई शक नहीं, लेकिन डॉटनेट 8 वो हर मामले में उससे कहीं आगे है। परफॉर्मेंस हो, क्लाउड नेटिव फीचर्स हो या फिर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सब कुछ बेहतर है। और यही वजह है कि आज कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए डॉटनेट 8 ही पहली पसंद है। अच्छा, अब जब प्लेटफॉर्म एक हो गया है तो चलिए इसके एक बहुत ही खास फीचर को समझते हैं। ये मेमोरी कैसे मैनेज करता है। मतलब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के पावर की। डॉटनेट के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक ये है कि ये मेमोरी का सारा काम खुद ही संभाल लेता है। इससे डेवलपर्स की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उन्हें मेमोरी खाली करने जैसे कामों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती और मेमोरी लीक जैसे जो आम बग्स होते हैं ना, उनसे भी बचाव हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये गार्बेज कलेक्टर, जिसे हम जीसी भी कहते हैं, ये आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला है मार्क, मतलब जीसी उन सभी लाइव ऑब्जेक्ट्स को पहचानता है जो अभी भी काम आ रहे हैं। दूसरा है रीलोकेट, इसमें उन लाइव ऑब्जेक्ट्स के लिए सारे रेफरेंस अपडेट किए जाते हैं कि अब वो कहाँ मिलेंगे। और तीसरा और आखिरी स्टेप है कॉम्पैक्ट, इसमें मेमोरी को एक तरह से डीफ्रैग किया जाता है। सारे काम के ऑब्जेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं और बेकार ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो खाली जगह थी वो हट जाती है। और इस प्रोसेस को और भी स्मार्ट बनाने के लिए डॉटनेट एक जेनरेशनल कलेक्टर का इस्तेमाल करता है। इसका फंडा यह है कि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स बहुत कम देर के लिए बनते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तो जो भी नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो जाते हैं जेनरेशन 0 में, जहां कचरे की सफाई सबसे ज्यादा होती है। जो ऑब्जेक्ट्स यहां बच जाते हैं वो जेनरेशन 1 में प्रमोट हो जाते हैं और फिर जेनरेशन 2 में। इस सिस्टम से जीसी को पता होता है कि कहां ज्यादा ध्यान देना है, जिससे वो और भी तेजी से काम करता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट तो समझ लिया। अब एक और बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं, वेब एपीआईज। ये क्या है? ये हमारे एप्लीकेशन का दुनिया से बात करने का एक तरीका है, एक पुल है। वेब एपीआई को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक वेब एपीआई रेस्टोरेंट के वेटर जैसा है। वो आपका ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट लेता है, उसे किचन यानी सर्वर तक पहुंचाता है और फिर आपका खाना यानी रिस्पॉन्स वापस ले आता है। क्या शानदार तरीका है समझाने का।
आज के जो मॉडर्न .NET एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादातर ASP.NET Core वेब API का इस्तेमाल करके ही बनाए जाते हैं। ये एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है जो ऐसी पावरफुल और हाई परफॉर्मेंस सर्विसेज बनाने के काम आता है। ये जो APIs होती हैं ये कुछ खास सिद्धांतों पर चलती हैं जिन्हें रेस्ट कहते हैं। जैसे कि क्लाइंट और सर्वर अलग अलग हों, हर रिक्वेस्ट अपने आप में पूरी हो यानी स्टेटलेस हो, और सभी रिसोर्सेज को एक्सेस करने का तरीका एक जैसा हो। इन्हीं सिद्धांतों की वजह से APIs इतनी मजबूत और स्केलेबल बन पाती हैं। और अब हम आते हैं आज के आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी टॉपिक पर, सिक्योरिटी, क्योंकि एक पावरफुल ऐप का सिक्योर होना भी उतना ही ज़रूरी है। वेब एप्लीकेशंस का एक सबसे बड़ा पाप है यूज़र के दिए हुए इनपुट पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। और यकीन मानिए, वेब सिक्योरिटी की ज़्यादातर समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। अब देखिए, सिक्योरिटी के बारे में सोचने के दो तरीके होते हैं। एक है नेगेटिव सिक्योरिटी, जिसका फोकस होता है क्या ब्लॉक करना है, और दूसरा है पॉजिटिव सिक्योरिटी, जो ये सोचता है कि क्या अलाउ करना है। और हमेशा पॉजिटिव सिक्योरिटी ही बेहतर होती है। जैसे ये नियम बनाना कि यूज़र नेम में सिर्फ लेटर्स और नंबर्स ही हो सकते हैं, ये इस नियम से कहीं ज़्यादा सेफ है कि यूज़र नेम में सिंगल कोट या डबल डैश नहीं हो सकता। आप ज़रा इस कोड को देखिए, ये एक क्लासिक गलती का उदाहरण है। यहाँ यूज़र वेरिएबल जो सीधे यूज़र से आ रहा है, उसे बिना जांचे परखे SQL क्वेरी में डाल दिया गया है। कोई भी हैकर इस एक छोटी सी गलती का फ़ायदा उठाकर आपके पूरे डेटाबेस पर कब्जा कर सकता है। वो डेटा चुरा सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी खतरनाक अटैक को SQL इंजेक्शन कहते हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? गोल्डन रूल ये है, यूज़र से आने वाले हर एक इनपुट को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा सर्वर पर यानी एक भरोसेमंद मशीन पर वैलिडेट करें। कभी भी यूज़र के इनपुट पर भरोसा मत कीजिए।